नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम यात्रा पे आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमने बताया था कि आज हम मौर्य वंश के इतिहास के बारे में एक सामान्य परिचय समझेंगे और जानेंगे, और इसके कुछ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में हम यहाँ जानेंगे। फिर उसके बाद हम वीडियो को हम कम से कम 2 से 3 पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि यह हमारे सिलेबस के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक ही वीडियो में इसको ख़त्म कर पाना बहुत ही मुश्किल है और सही भी नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हम पढ़ें समझें उनके बारे में फिर हमें कहीं और ना जाना पड़े और सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिल जाएं। तो आज हम एक सामान्य परिचय जानेंगे, इसके बाद हम उसके अन्य भागों के बारे में जानेंगे, जैसे सांस्कृतिक और उसके धार्मिक क्रियाकलाप क्या थे, उसका इतिहास क्या था, क्या उसमें क्रांतियाँ आई, क्या परिवर्तन हुआ। हम एक वीडियो तो पूरा हमें अशोक पे भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अशोक से जो सिलेबस है हमारा उससे काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो अशोक के बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। आज हम यहाँ उसके सामान्य जानकारी, उसके राजनीतिक परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य के इतिहास के उदय को समझते हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि यह मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारतीय साम्राज्य में से सबसे प्रमुख साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य ने एक युगांतकारी परिवर्तन किया। मौर्य वंश ने उस राजनीतिक एकीकरण को पूर्णता प्रदान की जिसे हर्यंक वंश ने शुरू किया था। तो मौर्य साम्राज्य अपने समय का एक बहुत विस्तृत साम्राज्य था। ये एक सामान्य परिचय है जिसे आप अपने मन में समझ लीजिए कि यह उस समय तत्कालीन समय का एक विस्तृत साम्राज्य था, जिस राजनीतिक एकीकरण को हर्यंक वंश ने शुरू किया था, उसके शासकों ने इसे मौर्य वंश ने पूर्णता प्रदान की और एक अखंड और विस्तृत भारत का निर्माण किया और स्थापना की, एक अस्थायी शासन व्यवस्था की, एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की, एक निरंकुश और राजशाही शासन व्यवस्था की। गणतंत्र लोकतंत्र की जगह पर एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का निर्माण हुआ, स्थापना हुई। लगभग 322-23 ईसा पूर्व के लगभग मौर्य साम्राज्य का उदय होता है। मौर्य साम्राज्य आलोक में आता है। इसके पीछे थोड़ी एक कहानी है। कहानी यह है कि मौर्य वंश के पूर्व नंद वंश का शासन था। नंद वंश के जो अंतिम शासक थे घनानंद, वो काफ़ी विलासी प्रवृत्ति के थे, प्रजा में काफ़ी कलंकित थे। प्रजा के बीच उनका शासन व्यवस्था बहुत ही विकृत तरीके का था। प्रजा उनसे खुश नहीं रहती थी। फलस्वरूप क्या होता है, वह विलासी प्रवृत्ति होने के कारण शासन प्रशासन पर ध्यान नहीं दे पाते थे। तो उसी समय सिकंदर पश्चिम क्षेत्र से पश्चिमोत्तर भारत पर धीरे आगे बढ़ रहा था, आक्रमण करता हुआ आ रहा था। तो उसी समय चाणक्य नामक एक आचार्य थे, जिन्होंने घनानंद को इस बारे में सूचित किया और सतर्क किया कि हमारा साम्राज्य, हमारा राज्य खतरे में है, आप इसे तुरंत कोई कार्रवाई कीजिए, तुरंत एक सेना तैयार करिए और उनके प्रतिरोध के लिए वहाँ भेजिए। किंतु धनानंद चाणक्य का मजाक उड़ा देते हैं, हंसी उड़ा देते हैं और वे उनको अपमानित करके अपनी राजसभा से निष्कासित कर देते हैं। तो वहाँ पर चाणक्य एक संकल्प लेते हैं और निश्चित करते हैं कि मैं इस नंद वंश को उखाड़ के फेंक दूंगा और एक अखंड भारत का निर्माण करूंगा। इसी की प्रक्रिया में वो आगे निकल जाते हैं और एक ऐसे बालक या ऐसे व्यक्ति की खोज में निकल जाते हैं जो उनके सपनों को साकार कर सके।
और उनके संकल्प को पूरा कर सके। तो एक दिन ऐसे ही घूमते हुए देख रहे हैं कि एक बालक जो है वो 10-12 बच्चों के साथ मतलब खेल रहा है। तो वो एक ऊंची पाषाण शिला पर बैठा है और उसके आसपास 10-12 बच्चे इकट्ठा हैं। उनके बीच वो न्याय कर रहा है, उनको आदेश दे रहा है। तो उसके व्यक्तित्व और उसके बुद्धि से वो बहुत प्रभावित हुए। कभी कभी प्रारंभिक परीक्षा में ये भी पूछ दिया जाता है कि वो कौन सा खेल था, तो राजकीलम खेल था वो। राजकीलम, अभी हम इसके बारे में आगे बताएंगे। तो जहां से मतलब उस खेल को राजकीलम खेल कहा जाता था, जिससे प्रभावित होकर वो चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ ले आए और अपने देखरेख में उसे शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी और उसे तैयार किया एक नए अखंड भारत के निर्माण के लिए। आगे चलकर यही चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक होते हैं और एक अखंड भारत, एक बृहत साम्राज्य का निर्माण करते हैं। उसके पहले हम देख लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य का जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम उसका राजनीतिक इतिहास जानेंगे, फिर सांस्कृतिक इतिहास पढ़ेंगे। सांस्कृतिक इतिहास इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे कई प्रश्न बनते हैं, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो। आर्थिक इतिहास भी इसका बहुत महत्वपूर्ण है और उतना ही महत्वपूर्ण इसका धार्मिक इतिहास भी है। तो इन सारे जो इसके सब टॉपिक है, इस पे हम बिंदुवार मतलब अध्ययन करेंगे, क्रम से अध्ययन करेंगे। आज हम राजनीतिक इतिहास के बारे में इसका एक सामान्य परिचय जानेंगे, कौन प्रमुख शासक हुए हैं और कहाँ तक कैसे उन्होंने अपने साम्राज्य को गति दी, किस तरह का उन्होंने कार्य किया। और फिर हम धीरे धीरे कल अगली क्लास में हम उनके प्रशासन के बारे में समझेंगे, साम्राज्य को कैसे संचालित किया जाता था, कितने प्रांतों में बांटा गया था, क्या कौन उनके अधिकारी थे, कहाँ किसकी राजधानी थी प्रांतों की, न्याय व्यवस्था क्या थी, कर व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में जानेंगे। मतलब हर एक टॉपिक को हम यहाँ विस्तार से समझेंगे कि आगे कहीं आपको और ना जाना पड़े। तो आज हम इसके राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, उनका परिचय जानते हैं। तो मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह इसके संस्थापक थे। संस्थापक थे। राजकीलम जो था ये खेलते थे। राजकीलम खेल से प्रभावित होकर चाणक्य इनको अपने साथ ले आए और साथ लाने के बाद इन्हें शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान दिया, इन्हें तैयार किया एक योद्धा के रूप में, एक कुछ अच्छे शासक के रूप में। शासक सिर्फ एक योद्धा ही नहीं होता है, बल्कि वह अपनी प्रजा की भलाई सोचे, लोक कल्याण की भावना उसके मन में रहे, वह उदार हो, न्यायप्रिय हो, सारी चीजें उसके अंदर गुण होना चाहिए, क्योंकि राजा को देवत्व का रूप माना गया है। तो उन्होंने उसी के अनुसार उसका पोषण किया, पालन पोषण किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जब हम जानेंगे तो ब्राह्मण ग्रंथों में, पुराणों में, बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में, ग्रीक इतिहासकारों के द्वारा अपने अपने मत हैं, यानी मतों में एकता नहीं है, सबके अपने। अब जैसे ब्राह्मण ग्रंथ इन्हें शूद्र स्त्री से उत्पन्न मानता है। ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा गया है कि मुरा नामक एक शूद्र स्त्री थी जिससे इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इनको मौर्य कहा गया। जब हम जैन और बौद्ध ग्रंथों को देखते हैं तो यहाँ इन्हें क्षत्रिय कुल का बताया गया है। इसी तरह बाद के एक लेखक हुए विशाखदत्त, जिनकी रचना है मुद्रा राक्षस, उसमें भी इन्हें वृषल कहा गया, यानी निम्न कुल का उत्पन्न कहा गया है।
किंतु जब हम एक तर्कसंगत अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर जब हम ध्यान देते हैं तो वहाँ बौद्ध और जैन धर्म में जो इन्हें बताया गया है क्षत्रिय वंश का, वह काफ़ी समीचीन प्रतीत होता है, वह काफ़ी उचित तर्क प्रतीत होता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र से भी जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार भी यह एक क्षत्रिय कुल से ही संबंधित थे, क्योंकि चाणक्य ने भी लिखा है कि ये कुछ कुल का जो व्यक्ति है और जो मतलब वही शासन के योग्य है। तो कहीं ना कहीं चाणक्य ने भी मतलब इनका जब चुनाव किया होगा तो इस बात को ध्यान में रखा होगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो बौद्ध और जैन ग्रंथों ने इन्हें बताया है वह काफ़ी सत्यता के निकट है, तर्क की कसौटी पर कुछ हद तक खरा उतर रहा है। लेकिन हम एकदम विशुद्ध रूप से नहीं कह सकते हैं कि ये मतलब इसी वंश के थे या इसी कुल के थे, इसके अलग अलग मत हैं। ये मत जो है ये सर्वमान्य है, तो इसे हम बता दे रहे हैं आपको। तो लगभग 322 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया, लगभग 24-25 वर्षों तक इनका शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भाग पर आक्रमण करके वहाँ के शासक को हराकर वहाँ पर उसे अपने कब्जे में लिया, अपने अधिकार में लिया, और यहीं से साम्राज्य निर्माण की एक क्रांतिकारी योजना को उन्होंने बल दिया, संबल दिया, और यहीं से इतिहास में एक क्रांतिकारी युग, एक क्रांतिकारी अध्याय का आरंभ होता है, जिसे हम मौर्य साम्राज्य का इतिहास के रूप में जानते हैं। यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन है जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से संजोया और उसे बल प्रदान किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग, अभी एक सामान्य परिचय जान लेते हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसके बाद इनके पुत्र आते हैं बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र होते हैं अशोक, उसके बाद अन्य उत्तराधिकारी इनके कई होते हैं, जैसे कुणाल होंगे, दशरथ होंगे, बृहदत्त होंगे। तो उनके बारे में हम बहुत क्वेश्चन नहीं आते। हमारे मुख्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, ये दोनों हमें अच्छे से पढ़ने हैं, और इसमें भी अशोक को, क्योंकि अशोक के साथ कई क्रांतिकारी परिवर्तन आते हैं। परिवर्तन जैसे धर्म के क्षेत्र में, शासन के क्षेत्र में, जिसके द्वारा वो विश्व में प्रसिद्ध हो जाते हैं और विश्व के उन गिने चुने शासकों में उनका नाम लिया जाता है जो इतिहास में अमर हो चुके हैं, और हमेशा उनके द्वारा उन्हें स्मरण किया जाता है उनके अच्छे कार्यों के द्वारा। तो अशोक एक विश्व प्रसिद्ध शासक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होंगे अपने कार्यों के द्वारा, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे, और इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। आज हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक सामान्य जानकारी ले लेते हैं। तो इन्हें ये अलग अलग ग्रंथ इन्हें अलग अलग बताते हैं, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, शूद्र पुराण भी, शूद्र, जैन, बौद्ध, क्षत्रिय, इन्हें बताया गया है। इनके उपनाम भी हैं, जैसे कि एरियन ने इन्हें सेंड्रोकोट्स, एरियन ने सेंड्रोकोट्स, एवं प्लूटार्क ने
एंड्रोकोट्स कहा है। तो सर विलियम जोन्स जो प्रसिद्ध इतिहासकार थे, उन्होंने इनका अर्थ और इनका समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से बनाया है। तो इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स के नाम से भी जाना जाता है ग्रीक लेखकों के द्वारा। इन्होंने उत्तर पश्चिम भारत को जीता, मध्य भारत में को जीता, एक तरह से हम कह सकते हैं कि काबुल जो कांधार क्षेत्र था, काबुल और कांधार क्षेत्र को जीतकर अपने राज्य में मिलाया, उपहार के स्वरूप इसको इन्होंने प्राप्त किया था। और उत्तर पश्चिम भारत में, फिर मध्य भारत में कई क्षेत्रों पर इन्होंने अपना अधिकार जमाया। दक्षिण को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत पर इनका अधिकार था। तो 305 ईस्वी में जो सिकंदर ने अपने छत्रप छोड़ के गए थे, जो अपने गवर्नर छोड़ के गया था, उसमें से एक थे सेल्यूकस। तो 305 ईस्वी में ईसा पूर्व में सेल्यूकस के साथ इनका युद्ध होता है। तो सेल्यूकस को ये हरा देते हैं। हराने के बाद उसकी एक बेटी थी जिसका नाम हेलेना था। तो सेल्यूकस की बेटी हेलेना, जिसे कार्नेलिया भी कहा जाता है, कार्नेलिया, ध्यान रखिएगा, कार्नेलिया को भी ध्यान में रखिएगा। तो हेलेना, जिसे कार्नेलिया कहा जाता है, के साथ विवाह किया। विवाह में दहेज के रूप में काबुल, कांधार, हेरात और मकरान का क्षेत्र प्राप्त किया। काबुल, कांधार दो तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ हेरात और मकरान को भी ध्यान में रखिएगा। तो सेल्यूकस को हराकर उसकी बेटी हेलेना या कार्नेलिया के साथ इन्होंने विवाह किया। विवाह के फलस्वरूप इन्होंने कांधार, काबुल, हेरात और मकरान का क्षेत्र प्राप्त किया और अपने उपहार स्वरूप सेल्यूकस को लगभग 500 हाथी दिए। तो काफी महत्वपूर्ण है। और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त ने बलूचिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान, सिंधु के पश्चिम का क्षेत्र हासिल कर लिया। यह प्रथम शासक था जिसने सिंधु नदी को पार किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, प्रथम शासक था। उसके पहले किसी ने सिंधु नदी को पार नहीं किया था। प्लूटार्क कहते हैं कि लगभग 6 लाख की सेना के साथ उसने संपूर्ण भारत को रौंद दिया था। 6 लाख की सेना, प्लूटार्क महोदय का कहना है कि 6 लाख की सेना के साथ एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किया। तो चंद्रगुप्त एक मौर्य जो था, एक महान शक्तिशाली साम्राज्यवादी और प्रजावत्सल शासक था, जिसने न सिर्फ साम्राज्य को जीता बल्कि प्रशासन को भी मजबूती प्रदान की। होता क्या है कि ये जैन धर्म को मानने वाले थे। चंद्रगुप्त जो थे वो जैन धर्म को मानते थे। अपने शासन के अंतिम वर्षों में एक अकाल पड़ता है। उस अकाल के परिणाम स्वरूप ये भद्रबाहु नामक एक जैन आचार्य के साथ कर्नाटक चले जाते हैं। तो कई इतिहासकारों ने यह भी मत दिया है कि यह कर्नाटक गए थे तो कर्नाटक भी इनके अधिकार क्षेत्र में आता था, तो कर्नाटक पर भी इनका अधिकार था। लेकिन कहीं भी तार्किक रूप से ऐसा प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए यह संशय की स्थिति पैदा करता है। तो ये कर्नाटक में जाते हैं और वहीं पर संलेखना विधि के द्वारा, मतलब अन्न भोजन ग्रहण करना छोड़ देते हैं, जल ग्रहण करना छोड़ देते हैं। इसी को जैन धर्म में संलेखना कहा जाता है और उसी के द्वारा अपने प्राणों का उत्सर्ग करते हैं। तो कर्नाटक में जाकर ये अपने प्राण का उत्सर्ग करते हैं। जब संलेखना विधि से इन्होंने प्राण त्याग दिया तो उसके बाद इसके महत्वपूर्ण शासक बिंदुसार हुए, जो इसके दूसरे शासक थे, बिंदुसार, जिसे
जिनका एक उपनाम अमित्र घाट भी है। जी है अमित्र, शत्रुओं का नाश करने वाला अमित्र घाट कहा जाता है। इनके समय का एक महत्वपूर्ण घटना जो है वो क्या है, विद्रोह हुआ था। कहाँ पे? तक्षशिला में। तक्षशिला में विद्रोह हुआ था 2 बार। तो एक बार इन्होंने अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा था वहां पर, और दूसरी बार अशोक को भेजा था उसे शांत करने के लिए। दोनों विद्रोह असफल रहे और बिंदुसार ने उन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इनके समय की एक और घटना महत्वपूर्ण है कि इन्होंने मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस सीरिया के शासक एंटियोकस के साथ मित्रवत संबंध बनाए। मित्रवत संबंध। तो यह प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सीरिया के शासक एंटियोकस ने इससे इन्होंने 3 वस्तुओं की मांग की। वो 3 वस्तुएं कौन सी थी? सूखी अंजीर, मदिरा और दार्शनिक। जिसमें से अंजीर और मदिरा को जो मांग थी उसको इन्होंने पूरा किया, दार्शनिक की मांग को नहीं पूरा किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके लिए वहां पर एक कानूनी नियम था, तो जिसके कारण उन्होंने दार्शनिक नहीं भेजा। बाकी सूखी अंजीर और मदिरा को उन्होंने बिंदुसार को भेजा। और इन्हीं का एक जो राजदूत था डाइमेकस, वो भी इनके दरबार में आए थे। एंटियोकस का राजदूत डाइमेकस, ये भी जो था वो आया था बिंदुसार के दरबार में। तो एंटियोकस का राजदूत डाइमेकस भी इनके दरबार में आया था और जिन 3 वस्तुओं की मांग की थी, सूखी अंजीर, मदिरा और दार्शनिक, इनमें से प्रथम 2 अंजीर और मदिरा का इन्होंने भिजवा दिया था और दार्शनिक नहीं भिजवाए थे, क्योंकि इसके लिए वहां पर एक कानूनी नियम था। ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। जहां हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे, तो ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। दक्षिण विजय का श्रेय भी हम बिंदुसार की हुई देते हैं, क्योंकि इसके साक्ष्य मिले हैं और दक्कन और मैसूर को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया, साम्राज्य का भाग बनाया। यह काफी महत्वपूर्ण है। तो बिंदुसार के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया कि उनके समय की क्या प्रमुख घटना थी। वह एक समन्वयवादी और संतुलित शासक थे, जो साम्राज्य विस्तार से ज़्यादा ध्यान साम्राज्य के आंतरिक प्रशासन शासन को सुधारने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य किए और शासन को संगठित किया। इनके समय में अधिकारियों की, सेनाओं की संख्या में वृद्धि हुई। अब हम देखते हैं इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण, विश्व प्रसिद्ध और विश्व को अपने कार्य से आलोकित कर देने वाले, प्रभावित कर देने वाले शासक अशोक को, जिसे महान अशोक भी कहा गया है। यह विश्व के उन महानतम शासकों में से है जिन्होंने अपने कार्य के द्वारा संपूर्ण विश्व और मानव जाति को प्रभावित किया। तो अशोक के बारे में हम अपना एक अलग से पूरा वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज इनके बारे में सामान्य परिचय जान लेते हैं कि लगभग 269 से 232 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। जो 273 से 4 वर्षों का जो शासन काल है, 73 से 69 तक, इसके बारे में विवाद है। इसके बारे में
शासन की कोई जानकारी नहीं कि उस समय शासक क्या कौन थे। एक चलता रहा था, हो सके उत्तराधिकार को लेकर उस समय युद्ध हुआ रहा, क्योंकि दिव्यावदान जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें ऐसा विवरण मिलता है, ऐसी एक कथा मिलती है कि जिसमें उन्होंने अपने 99 भाइयों का वध करके अशोक ने तब जाकर सत्ता को, गद्दी को हासिल किया। तो हो सकता हो वो संक्रमण का काल रहा हो, वो आपसी मतभेद और आपसी युद्ध और आंतरिक कलह का जो 4 वर्ष रहे हो। उसके बाद 269 ईसा पूर्व में हम देखते हैं, 269 ईसा पूर्व में हम देखते हैं कि अशोक जो है वो गद्दी पर बैठता है, और 261 ईसा पूर्व में उसका सबसे महत्वपूर्ण जो घटना थी उसके समय कलिंग पर आक्रमण, जिसने इसके जीवन को परिवर्तित कर दिया, इसके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख दिया। जो मौर्य साम्राज्य युद्ध में विश्वास करता था, अब वह बुद्ध में विश्वास करने लगा। जो मौर्य साम्राज्य अपने विस्तारवाद के लिए प्रसिद्ध था, अपने साम्राज्यवादी सोच के लिए प्रसिद्ध था, वो मौर्य साम्राज्य अब एक लोक कल्याणकारी शासन में परिवर्तित हो गया और इसने धम्म की नीति को अपनाया। तो देखते हैं कि इस समय की जो नीतियां थी वो परिवर्तित हो गई, एक साम्राज्यवादी सोच नीति से ये लोक कल्याणकारी नीति की ओर आ गए। लोक कल्याणकारी नीति, धम्म की स्थापना हुई। तो इसके लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण ये बिंदु है जिसमें हम अशोक के कलिंग आक्रमण, उसके बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन होते हैं, उन्होंने फिर किस नीति को अपनाया, उस नीति के द्वारा उन्होंने पूरे संसार को, पूरे विश्व को कैसे प्रभावित किया, मानव जाति को कैसे प्रभावित किया, शासन प्रशासन को कैसे प्रभावित किया, उसके द्वारा कौन से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आते हैं, धार्मिक परिवर्तन आते हैं, इनको कल हम समझेंगे। उसमें हम अशोक के अभिलेखों को, स्तंभ लेखों को, लघु लेखों को विस्तार से वहां पर हम जानेंगे। अशोक को क्यों हम महान शासक के रूप में जानते हैं, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो कल का हमारा पूरा जो वीडियो होगा वो अशोक पर आधारित होगा, अशोक की नीतियों को, अशोक के शासन प्रशासन को, अशोक के धार्मिक क्रियाकलापों पे, अशोक की धम्म नीति पे आधारित होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल हम अशोक के साथ मिलते हैं।